स्वागत है। हिंदी में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित ऑडियो प्रोग्राम्स को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें यूपीएससी हिंदी ऑडियो। नमस्कार और स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान की नींव के एक बहुत ही अहम पत्थर पे बात करने वाले हैं, मूल अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट। जी नमस्कार। हमारे पास जो दस्तावेज हैं वे संविधान और इन अधिकारों की व्याख्या से जुड़े हैं। हमारा इरादा है इन दस्तावेजों को खंगाल कर वो सबसे जरूरी बातें निकालना जो हमें ये समझने में मदद करें कि ये अधिकार असल में है क्या और एक आम नागरिक की जिंदगी पर इनका क्या असर पड़ता है। बिल्कुल, ये मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। और इन्हें मूल या मौलिक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये किसी भी व्यक्ति के पूरे विकास के लिए, मतलब शारीरिक हो, मानसिक, नैतिक या आध्यात्मिक, एक तरह से बुनियादी जरूरत माने जाते हैं। अच्छा, ये सिर्फ कागजी अधिकार नहीं है बल्कि संविधान की तरफ से मिली गारंटी है। गारंटी मतलब ये देश का मूलभूत कानून है, संविधान का हिस्सा, और ये सरकार की मनमानी पर रोक लगाते हैं, नागरिक को एक तरह का कवच देते हैं। ये सोच काफी हद तक अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित है, ऐसा कहा जाता है। समझ गई। तो ये नागरिकों के लिए एक तरह की संवैधानिक ढाल है। चलिए फिर इस विषय में और गहराई से उतरते हैं, देखते हैं कि ये अधिकार कौन-कौन से हैं, इनकी खासियत क्या है और हमारे लोकतंत्र के लिए ये इतने जरूरी क्यों हैं। मैंने सुना है कि जब संविधान लागू हुआ था तब इनकी संख्या 7 थी, ऐसा है क्या? हाँ, ये जानकारी सही है। शुरू में 7 मूल अधिकार थे, लेकिन 1978 में 44वें संविधान संशोधन के जरिए संपत्ति के अधिकार को, जो पहले अनुच्छेद 31 में था, उसे मूल अधिकारों की लिस्ट से हटा दिया गया। अच्छा। उसे हटा दिया जी। अब संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार नहीं है, बल्कि संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 क के तहत एक कानूनी अधिकार बन गया है। तो अब कितने बचे? 6। हाँ, तो आज हमारे पास 6 मूल अधिकार हैं। कौन-कौन से हैं वो? ये 6 अधिकार इस तरह हैं। पहला, समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। ठीक है। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23-24। चौथा, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। पांचवा, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29-30। और छठा और शायद सबसे महत्वपूर्ण, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। शुरुआत करते हैं पहले अधिकार से, समता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। इसका मतलब क्या है आसान शब्दों में? इसका आधार है अनुच्छेद 14। ये 2 बातें कहता है, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। मतलब सीधा सा है कि कानून के सामने सब बराबर हैं और सबको कानून का एक जैसा सहारा मिलेगा, कोई छोटा बड़ा नहीं। ठीक है। इसी से जुड़ा है अनुच्छेद 15, जो कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक से सिर्फ उसके धर्म, जाति, नस्ल, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। जैसे दुकानों, होटलों, कुओं, तालाबों या सड़कों के इस्तेमाल में कोई रोक-टोक नहीं होगी इन आधारों पर। लेकिन इसमें शायद कुछ अपवाद भी हैं महिलाओं, बच्चों के लिए। हाँ बिल्कुल, इसमें एक जरूरी पहलू ये है कि राज्यों को महिलाओं और बच्चों के लिए खास इंतजाम करने की छूट है। और इसी तरह समाज के पिछड़े वर्गों जैसे SC, ST, OBC या EWS के लिए भी शिक्षा या नौकरियों में विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। क्यों? ताकि बराबरी का मौका असलियत बन सके। ये अपवाद इसलिए हैं ताकि समानता सिर्फ कागज में न रहे बल्कि हकीकत में भी दिखे। और सरकारी नौकरियों में बराबरी का मौका, वो भी इसी अधिकार का हिस्सा है? जी हाँ, वो अनुच्छेद 16 में है। सरकारी नौकरियों में सभी नागरिकों को अवसर की समानता, धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान वगैरह के आधार पर नौकरी देने में भेदभाव नहीं होगा। लेकिन यहाँ भी आरक्षण की बात आती है ना? हाँ, पर यहाँ भी वही सिद्धांत लागू होता है। अगर राज्य को लगता है कि किसी पिछड़े वर्ग का सरकारी नौकरियों में सही प्रतिनिधित्व नहीं है तो उनके लिए आरक्षण का इंतजाम किया जा सकता है। मकसद वही है, बराबरी लाना। समता के अधिकार में 2 और महत्वपूर्ण बातें हैं। अनुच्छेद 17 छुआछूत मतलब अस्पृश्यता को पूरी तरह खत्म करता है और इसे एक दंडनीय अपराध बनाता है। ये तो बहुत जरूरी था। बिल्कुल। और अनुच्छेद 18 सेना या शिक्षा से जुड़े सम्मानों को छोड़कर राज्य द्वारा दी जाने वाली बाकी सभी उपाधियों पर रोक लगाता है, ताकि समाज में कोई बनावटी ऊंच नीच न पैदा हो। ठीक है, ये तो हुई समानता की बात। अब आते हैं स्वतंत्रता के अधिकार पर, राइट टू फ्रीडम। अनुच्छेद 19
इसमें सबसे ज्यादा जाना माना है शायद। इसमें कई तरह की आजादियां दी गई हैं। बिल्कुल सही। अनुच्छेद 19 नागरिकों को 6 बुनियादी आजादियां देता है। 6? कौन कौन सी? पहली, बोलने और अपने विचार रखने की आजादी। दूसरी? शांति से बिना हथियारों के इकट्ठा होने की आजादी। तीसरी? संगठन या संघ बनाने की आजादी। चौथी? पूरे देश में कहीं भी आने जाने की आजादी। पांचवी? देश के किसी भी हिस्से में रहने या बसने की आजादी। और छठी? कोई भी पेशा या व्यापार करने की आजादी। वाह, ये तो बहुत सारी आजादियां हैं। जी, ये 6 स्वतंत्रताएं मिलकर एक नागरिक को समाज में सक्रिय रूप से भाग लेने, अपने विचार रखने, संगठित होने और अपना जीवन यापन करने का पूरा अधिकार देती हैं। ये किसी भी जीवंत लोकतंत्र की पहचान है। पर क्या ये बिना किसी सीमा के हैं? मतलब क्या इन पर कुछ रोक भी लगाई जा सकती है? बहुत अच्छा सवाल है। ये आजादियां असीमित नहीं हैं। राज्य इन पर युक्तियुक्त निर्बंधन यानी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। युक्तियुक्त निर्बंधन? इसका क्या मतलब हुआ? मतलब वाजिब रोक। सोचिए, आपको बोलने की आजादी है, पर क्या आप भीड़ भरे सिनेमा हॉल में झूठ-मूठ आग चिल्ला सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि इससे अफरा तफरी मच सकती है, दूसरों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। इसी तरह देश की सुरक्षा, एकता, अखंडता, लोक व्यवस्था, नैतिकता या अदालत की अवमानना जैसे मामलों में इन आजादियों पर वाजिब रोक लगाई जा सकती है। समझ गई। यानी आजादी जिम्मेदारी के साथ आती है। अच्छा, अब अनुच्छेद 20, 21 और 22 के बारे में बताइए। ये भी स्वतंत्रता के अधिकार से ही जुड़े हैं? हाँ, बिल्कुल। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए सजा के मामले में कुछ सुरक्षा देता है। जैसे एक ही गुनाह के लिए 2 बार सजा नहीं मिल सकती, या किसी को अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। और अनुच्छेद 21? ये तो बहुत सुना है। जी, अनुच्छेद 21 शायद सबसे महत्वपूर्ण मूल अधिकारों में से एक है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, यानी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये कहता है कि कानून द्वारा तय प्रक्रिया के बिना किसी को भी उसके जीवन या व्यक्तिगत आजादी से वंचित नहीं किया जा सकता। जीवन का अधिकार? हाँ, पर सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या बहुत व्यापक की है। इसमें सिर्फ जीने का ही नहीं, बल्कि इज्जत से जीने का अधिकार, निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी, साफ पर्यावरण का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार जैसे कई पहलू शामिल माने गए हैं। ये तो बहुत व्यापक है। जी, और इसी अनुच्छेद 21 में 2002 में 86वें संशोधन से 21 का जोड़ा गया है। 21 का? हाँ, जो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार बनाता है। ये शिक्षा के महत्व को रेखांकित करता है। और अनुच्छेद 22, वो गिरफ्तारी से जुड़ा है? सही। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और हिरासत से जुड़ा संरक्षण देता है। अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे गिरफ्तारी का कारण जानने, अपने वकील से सलाह लेने और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार है। लेकिन इसमें भी कुछ शर्तें हैं शायद। हाँ, ये सुरक्षा शत्रु देश के नागरिकों या निवारक निरोध कानून के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को पूरी तरह हासिल नहीं होती। निवारक निरोध, प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये क्या होता है? निवारक निरोध का मतलब है किसी व्यक्ति को अपराध करने से रोकने के लिए शक के आधार पर बिना सुनवाई के हिरासत में रखना। हमारे स्रोत कुछ ऐसे कानूनों का जिक्र करते हैं, जैसे पहले मिसा था, या NSA यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, और UAPA। अच्छा, ये वो कानून है। जी, ये कानून राज्य को ये शक्ति देते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल हमेशा, आप कह सकते हैं, बहस का मुद्दा रहा है, क्योंकि ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर काफी असर डालते हैं। वाकई, स्वतंत्रता और सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना हमेशा एक चुनौती रहा है। चलिए अगले अधिकार पर चलते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये समाज के कमजोर तबकों के लिए खास तौर पर अहम होगा, है ना? निश्चित रूप से। अनुच्छेद 23 इंसानों की खरीद फरोख्त, मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग, खासकर महिलाओं और बच्चों की, और बेगार या जबरन मजदूरी पर पूरी तरह रोक लगाता है। इसे एक दंडनीय अपराध माना गया है। और इसमें कोई अपवाद? हाँ, राज्य देश की सेवा के लिए अनिवार्य सेवा लागू कर सकता है, पर उसमें धर्म, जाति वगैरह के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है। और अनुच्छेद 24? अनुच्छेद 24 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, खदानों या किसी भी खतरनाक काम में लगाने से रोकता है। इसके लिए बाल श्रम रोकथाम कानून जैसे कई नियम भी बने हैं। ये बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बहुत जरूरी कदम है। अब बात करते हैं धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की। भारत एक धर्मनिरपेक्ष यानी सेक्युलर देश है,
तो इस लिहाज से ये अधिकार बहुत मायने रखता होगा। एकदम सही। अनुच्छेद 25 देश के सभी व्यक्तियों को, ध्यान दीजिए सिर्फ नागरिकों को नहीं, सभी व्यक्तियों को अपनी मर्जी का धर्म मानने, उस पर अमल करने और उसका प्रचार करने की पूरी आज़ादी देता है। आप किसी भी भगवान को माने या ना माने, ये आपकी अंतरात्मा की आवाज़ है। पर क्या इस पर भी कुछ सीमाएं हैं, जैसे स्वतंत्रता के अधिकार पर थी? हाँ, ये आज़ादी भी लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के दायरे में है। साथ ही ये दूसरे मूल अधिकारों का हनन नहीं कर सकती। इसी अधिकार के तहत सिखों को कृपाण रखने की इजाज़त है, क्योंकि ये उनके धर्म का हिस्सा माना जाता है। अच्छा। और राज्य समाज सुधार के लिए या धार्मिक संस्थाओं को सभी वर्गों के लिए खोलने हेतु कानून बना सकता है। और धार्मिक समूहों या संस्थाओं के लिए क्या व्यवस्था है? उसके लिए अनुच्छेद 26 है, जो धार्मिक समूहों को अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने, संस्थाएं बनाने और चलाने और संपत्ति रखने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 27 कहता है कि सरकार किसी खास धर्म को बढ़ावा देने के लिए लोगों पर टैक्स नहीं लगा सकती। और अनुच्छेद 28 सरकारी पैसे से चलने वाले शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा देने पर रोक लगाता है। ठीक है। अगला पड़ाव है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29-30। क्या ये मुख्य रूप से अल्पसंख्यकों के लिए है? ज्यादातर हाँ, लेकिन पूरी तरह नहीं। देखिए, अनुच्छेद 29 देश के किसी भी हिस्से में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को, जिनकी अपनी खास भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार देता है। तो ये सिर्फ अल्पसंख्यकों तक ही सीमित नहीं है। अच्छा, किसी भी वर्ग को। जी, और इसी में यह भी कहा गया है कि सरकारी मदद पाने वाले शिक्षण संस्थान में किसी को भी धर्म, जाति, भाषा आदि के आधार पर दाखिले से मना नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 30? अनुच्छेद 30 खास तौर पर भाषाई या धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान खोलने और चलाने का अधिकार देता है, और सरकार मदद देने में इन संस्थानों के साथ भेदभाव नहीं करेगी। ये अधिकार अल्पसंख्यकों को अपनी पहचान बनाए रखने में मदद करते हैं। और अब आते हैं उस अधिकार पर जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। इसे इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया? इसे हृदय और आत्मा इसलिए कहा गया क्योंकि यही वो चाबी है जो बाकी सभी मूल अधिकारों के ताले खोलती है। सोचिए, अगर ये अधिकार ना हो तो बाकी अधिकार सिर्फ कागज पर रह जाएंगे, उनका कोई मतलब नहीं रहेगा। सही बात है। अनुच्छेद 32 हर नागरिक को यह अधिकार देता है कि अगर उसके किसी मूल अधिकार का हनन होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, और ये खुद में एक मूल अधिकार है। और सुप्रीम कोर्ट इन अधिकारों को लागू करवाने के लिए खास तरह के आदेश जारी कर सकता है, जिन्हें रिट्स कहते हैं। रिट, ये क्या होते हैं? ये रिट दरअसल उच्चतम या उच्च न्यायालय के खास आदेश होते हैं। ये सरकार या किसी अधिकारी को कुछ करने या न करने का निर्देश देते हैं, ताकि नागरिक के मूल अधिकारों की रक्षा हो सके। कितने तरह के होते हैं ये? ये 5 मुख्य रिट हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबीज कॉर्पस, मतलब अगर किसी को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखा है तो उसे कोर्ट के सामने पेश करो। परमादेश, सरकारी अधिकारी को उसका कर्तव्य करने का आदेश। प्रतिषेध, निचली अदालत को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकना। उत्प्रेषण, निचली अदालत से मामला ऊपर मंगाना या उसका फैसला रद्द करना। और अधिकार परीक्षा, को वारंटो, पूछना कि आप किस अधिकार से इस पद पर बैठे हैं। ये तो बहुत शक्तिशाली उपकरण है। बिल्कुल। और ये जानना भी जरूरी है कि हाई कोर्ट भी अनुच्छेद 226 के तहत ये रिट जारी कर सकते हैं, और उनका दायरा कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा व्यापक होता है, क्योंकि वे मूल अधिकारों के अलावा अन्य कानूनी अधिकारों के लिए भी रिट जारी कर सकते हैं। तो ये थे 6 मूल अधिकार और उनको लागू कराने का तरीका। अगर हम इन सभी अधिकारों की कुछ आम विशेषताओं पर नजर डालें तो क्या बातें उभर कर आती हैं? हाँ, कई विशेषताएं हैं। पहली, कुछ अधिकार सिर्फ नागरिकों को मिले हैं, जैसे अनुच्छेद 15, 16, 19। वहीं कुछ अधिकार भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों को मिले हैं, चाहे वो नागरिक हों या विदेशी, जैसे अनुच्छेद 14, 20, 21। दूसरी, जैसा हमने पहले भी बात की, ये असीमित नहीं है, इन पर वाजिब रोक लगाई जा सकती है। तीसरी, ये न्यायोचित हैं, मतलब इनके उल्लंघन पर अदालत का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। और चौथी, ये स्थायी या पत्थर की लकीर नहीं है। संसद संविधान में संशोधन करके इनमें बदलाव कर सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के केशवानंद भारती मामले 1973 के फैसले के अनुसार ऐसा कोई बदलाव नहीं किया जा सकता जो संविधान के मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर को ही नष्ट कर दे। अच्छा, मूल ढांचे को नहीं बदल सकते। जी। और पांचवी, राष्ट्रीय आपातकाल के समय अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। इन अधिकारों की अहमियत तो साफ है, लेकिन क्या इनकी कुछ आलोचनाएं भी होती हैं?
हमारे स्रोत शायद कुछ आलोचनाओं का भी जिक्र करते हैं। हाँ, आलोचनाएं भी होती हैं और उन्हें जानना भी जरूरी है। एक बड़ी आलोचना ये है कि इन पर इतनी ज्यादा सीमाएं और बंधन लगा दिए गए हैं कि कभी-कभी लगता है कि अधिकार कम हैं और अपवाद ज्यादा हैं। मतलब बहुत सारे किंतु परंतु हैं। कुछ ऐसा ही। दूसरी आलोचना है कि इनमें सामाजिक सुरक्षा या काम के अधिकार जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक अधिकार सीधे तौर पर शामिल नहीं हैं। हालांकि वे अब नीति निदेशक तत्वों या अदालती व्याख्याओं से कुछ हद तक आए हैं, पर मूल अधिकारों में नहीं हैं। और कुछ आलोचक कहते हैं कि लोक व्यवस्था, युक्ति युक्त निर्बंधन, अल्पसंख्यक जैसे शब्दों की परिभाषा बहुत साफ नहीं है, जिससे भ्रम पैदा हो सकता है। फिर संसद द्वारा इनमें बदलाव की गुंजाइश इनके स्थायित्व पर सवाल उठाती है। हाँ, ये बात तो है। आपातकाल में इनका निलंबन और वो जो हमने निवारक निरोध की बात की, वो भी लोकतंत्र के नजरिए से चिंता का विषय बनते हैं। और आखिरकार न्याय पाना महंगा और जटिल हो सकता है, जिससे अनुच्छेद 32 का अधिकार शायद सबके लिए उतना सुलभ न हो। ये आलोचनाएं वाकई सोचने पर मजबूर करती हैं, लेकिन इनके बावजूद भारतीय लोकतंत्र में मूल अधिकारों का महत्व तो कम नहीं होता होगा। बिल्कुल नहीं। आलोचनाओं के बावजूद ये अधिकार भारतीय लोकतंत्र की जान है। ये सरकार को निरंकुश होने से रोकते हैं, कानून का राज स्थापित करते हैं। ये हर व्यक्ति को इज्जत और बराबरी का एहसास कराते हैं। और अल्पसंख्यकों के लिए भी? हाँ, ये अल्पसंख्यकों और कमजोर वर्गों को सुरक्षा देते हैं। ये देश की धर्मनिरपेक्ष पहचान को मजबूती देते हैं। संक्षेप में कहें तो ये वो बुनियाद हैं जिस पर एक आज़ाद और न्यायपूर्ण समाज खड़ा होता है। एक और दिलचस्प बात जो हमारे स्रोतों से पता चलती है, कुछ जरूरी अधिकार ऐसे भी हैं जो भाग 3 यानी मूल अधिकारों में नहीं हैं, पर फिर भी संवैधानिक रूप से महत्वपूर्ण हैं। अच्छा, जैसे कौन सी अधिकार? जैसे अनुच्छेद 265 कहता है कि बिना कानून के कोई टैक्स नहीं लगाया जा सकता। अनुच्छेद 300 का संपत्ति का अधिकार देता है, जो अब मूल अधिकार नहीं पर संवैधानिक अधिकार है। हाँ, वो हमने बात की थी। जी। फिर अनुच्छेद 301 देश में व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता देता है और अनुच्छेद 326 हमें वोट डालने का अधिकार देता है, वयस्क मताधिकार। ये मूल अधिकार तो नहीं पर हमारे संवैधानिक ढांचे का अहम हिस्सा जरूर हैं। तो आज हमने भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए मूल अधिकारों पर काफी तफसील से बात की। हमने समझा कि ये अधिकार मौलिक क्यों हैं और वे 6 अधिकार कौन से हैं: समता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धर्म की स्वतंत्रता, संस्कृति व शिक्षा और सबसे अहम संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हाँ, और हमने उनकी विशेषताओं, सीमाओं, आलोचनाओं और उनके गहरे महत्व पर भी गौर किया। साथ ही ये भी समझा कि अनुच्छेद 32 और 226 के तहत न्यायालयों की रिट जारी करने की शक्ति कैसे इन अधिकारों को जमीन पर उतारने में मदद करती है। सब कुछ जानने के बाद एक सवाल मेरे जहन में घूम रहा है, संविधान की किताबों में ये अधिकार जितने मजबूत लगते हैं, क्या जमीनी हकीकत में हर नागरिक तक इनकी पहुंच उतनी ही आसान और असरदार है? मतलब सोचने वाली बात है कि इन संवैधानिक गारंटियों और आम आदमी के रोजमर्रा के अनुभवों के बीच जो फासला कभी-कभी दिखता है, उसे पाटने के लिए क्या किया जा सकता है? ये वाकई एक बड़ा और जरूरी सवाल है। देखिए, अधिकारों का संविधान में लिखा होना पहला कदम है, पर वो काफी नहीं है। उनका असली फायदा तभी है जब नागरिक उनके बारे में जाने, जागरूक हों और जरूरत पड़ने पर बिना किसी बाधा के आसानी से न्यायपालिका तक पहुंच सकें। जागरूकता और न्याय तक आसान पहुंच, शायद ये 2 चीजें ही इन अधिकारों को